अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भारी सा फिगर बना दिया गया, यहाँ पे 90 डिग्री लगा दिया गया है, यहाँ पे 90 डिग्री लगा दिया है, यहाँ पे 30 डिग्री लगा दिया, यहाँ पे 30 डिग्री लगा दिया, ठीक है। और पूछ लिया है कि ये I1 करंट आ रही है, ये आपकी I5 करंट आ रही है, ये आपकी I4 करंट आ रही है, ये आपकी I3 और ये आपकी I2। अब कह रहा है अब I4 की वैल्यू निकालिए। अब आप लोग बहुत से बच्चे होंगे डिग्री देख के कंफ्यूज हो जाएंगे, डिग्री कहाँ से आ गई इसमें। तो डिग्री से कोई मतलब नहीं है, आपको डिग्री से कोई मतलब नहीं, आपको सिर्फ किस पे ध्यान देना है, इन करंट पे ध्यान देना है। किरचॉफ का पहला नियम क्या बताता है, मैं छोटा सा बता देता हूं आप लोग को। किरचॉफ का करंट नियम पहला बताता है कि सिग्मा आई इज इक्वल टू 0, मतलब जो करंट आ रही है जा रही है सबका बीजगणितीय योग क्या होगा, शून्य होगा। और हमेशा याद रखिएगा ये जंक्शन है, इस जंक्शन की ओर जो करंट आएगी उसको हमेशा आपको किस में लेना है, प्लस में लेना है। जंक्शन की ओर जो करंट आएगी उसको आपको हमेशा किस में लेना है, प्लस में लेना है। देखो ये करंट आ रही है जंक्शन की ओर, ये प्लस हो गई, ये आ रही है ये प्लस हो गई, लेकिन ये जंक्शन से दूर जा रही है तो इसको क्या लोगे, माइनस लोगे। यही चीज दिमाग में रख के इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, ये I1 करंट क्या है, ये जंक्शन हो गया, जंक्शन की ओर आ रही है तो इसको क्या लेंगे, प्लस में लेंगे, क्या लेंगे, तो क्या आ जाएगी I1, ठीक। अब देखो I2 पे, I2 देखो क्या है, जंक्शन से दूर जा रही है, दूर जा रही है ना, तो उसको क्या लिखोगे, माइनस का I2। क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब ये भी देखो I3 करंट क्या है, ये भी आपकी जंक्शन से दूर जा रही है, ये जंक्शन से इधर भाग रही है ना, तो ये भी क्या है, माइनस का I3। अब देखो ये जंक्शन I4 क्या है, ये भी जंक्शन से कहां दूर जा रही है ना, जंक्शन से इधर बाहर जा रही है ना, तो भी क्या जाएगी, माइनस का I4। अब ये देखो I5 क्या, जंक्शन की ओर जा रही है, इधर चल के जंक्शन पे पहले पहुंचेगी ना, तो प्लस का I5 हो जाएगा, इक्वल टू क्या होगा, 0 बाय द किरचॉफ का प्रथम नियम। अब सबकी वैल्यू बारी बारी रख दो, आंसर आ जाएगा। I1 की वैल्यू कितनी है, 2, I2 की वैल्यू कितनी है, 15, I3 की वैल्यू कितनी है, 1 है ना, I4 तो मैं निकालनी है, ठीक। I5 की वैल्यू कितनी दी है, 20, इक्वल टू 0। प्लस वाले प्लस में जोड़ लो, माइनस वाले माइनस में, 2 और 20 22 हुआ, माइनस ये माइनस 15 1 16 ठीक 16 माइनस I4 इक्वल टू 0। क्लियर है इतना। अब देखो 22 में से 22 में 16 का कितना बचा, 6 बचा, 6 माइनस I4 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, I4 बचा उधर ले जाओ चाहे इधर ले जाओ, तो I4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस का 6, मतलब 6 एम्पियर होगी। तो इसमें ऑप्शन आंसर कौन सा सही है, 6 एम्पियर। 6 एम्पियर बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और बेटा इसमें से भी न्यूमेरिकल्स आपके आते हैं, ठीक है। पूछ रहा है किसी सामग्री के प्रतिरोध R के तापमान गुणांक को ज्ञात करने का सूत्र, ठीक। पहला ही ऑप्शन दिया RT इज इक्वल टू R नॉट माइनस अल्फा टी, RT इज इक्वल टू R नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा टी, ये दिया RT इज इक्वल टू R नॉट प्लस अल्फा, RT इज इक्वल टू 1 प्लस R नॉट इंटू अल्फा टी। देखिए किसी ताप गुणांक, प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है, किसी पदार्थ के 1 डिग्री सेल्सियस ताप कुछ 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो आवश्यकता होता है उसको क्या बोलते हैं, ताप गुणांक बोलते हैं, ठीक। अब देखो ये जो आपका ये नॉट R नॉट क्या है, जब इनिशियल
मतलब इसको टेम्परेचर नहीं दिया जा रहा है, तब कंडक्टर का रेजिस्टेंस है ये, ठीक है। और आरटी क्या है? आरटी क्या है? जब कंडक्टर को या किसी मटेरियल को हमने टेम्परेचर दे दिया तो उसका रेजिस्टेंस कितना हो गया? आरटी हो गया, ठीक, समझ में आया? पहले जब टेम्परेचर हमने नहीं दिया था तो उसका रेजिस्टेंस क्या है? आर नॉट, और जब हमने इसको टेम्परेचर दे दिया तो आरटी हो गया, ठीक। अच्छा, अब क्या होता है, देखो ध्यान देना कि ये जो आपका आर नॉट होता है, ठीक, ये जो होता है आर, ठीक है, जो अब देखो इनका कोई डिफरेंस होगा, इनका अगर मैं डिफरेंस निकालना तो क्या होता है, फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू निकालते हैं। कोई चीज का अगर हम डिफरेंस निकालना चाहें कि कितने रेजिस्टेंस में डिफरेंस हुआ, मतलब कितना रेजिस्टेंस डिफरेंस हुआ, उसको निकालने क्या करेंगे, ये फाइनल वैल्यू हो गई और ये इनिशियल वैल्यू हो गई, तो क्या हो जाएगा, आर टी माइनस आर नॉट होगा ना। ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? ये आपका जो इनिशियल रेजिस्टेंस था उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्यों? क्योंकि इनका जो डिफरेंस होगा किस पे डिपेंड करेगा, शुरुआत से डिपेंड करेगा ना, ठीक। और ये जो डिफरेंस होगा किस पे डिपेंड करेगा, ये आपका टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, कैसे आप टेम्परेचर दे दो, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको, ये क्वेश्चन आपकी फर्स्ट हो गई, दिस इज क्वेश्चन सेकंड हो गई, क्लियर है। अब इसको हमने मत कर दिया, आर टी माइनस आर नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, आर नॉट अल्फा आर नॉट टी होगा ना। अब देखो क्या होता है कि जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट रखते हैं, कोई ना कोई कांस्टेंट रखते हैं। तो इसको जब हम हटाएंगे तो यहाँ पर रखेंगे आर टी माइनस आर नॉट इज इक्वल टू अल्फा, क्या रखोगे, अल्फा इंटू आर नॉट इंटू टी, ओके। अब इसको क्या बोलते हैं, अल्फा को बोलते हैं प्रतिरोध ताप गुणांक, इसको क्या बोलते हैं, प्रतिरोध ताप गुणांक, और इसका मात्रक क्या होता है, प्रति डिग्री सेल्सियस, प्रति डिग्री सेल्सियस। तो अब देखो यहां पे बाकी कर देते हैं, आ रहा है, तो आर टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमने इसको इधर ले गए तो क्या हो जाएगा, अल्फा आर नॉट टी प्लस आर नॉट हो जाएगा, हो जाएगा ना बेटा। तो यहां से अगर हम आर नॉट कॉमन ले लें तो क्या है, 1 प्लस अल्फा टी, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। वही पूछ रहा था, वही आपसे पूछ रहा है किसी सामग्री के प्रतिरोध आर के तापमान गुणों को ज्ञात कीजिए। तो बच्चों ये है ना, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। इससे भी कई क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या बन सकते हैं, पूछ लेगा आपका इसका मात्रक, ठीक, इसका मात्रक पूछेगा तो क्या होगा, प्रति डिग्री सेल्सियस या प्रति डिग्री सेल्सियस, और पूछ लेगा इसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रतिरोध ताप गुणांक, ये भी पूछ लेगा। तो इससे आपके 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन गए, ठीक, क्लियर है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन दिया है, ये आपका निम्मी का क्वेश्चन है, निम्मी में क्वेश्चन पूछा गया है, और ये आपका कॉम्पिटिशन लेवल की तैयारी का भी है, ठीक। एक आपको बीज स्टोन बीज दे दिया है, ठीक, और कह रहा है ये आपका जो बीज स्टोन बीज ABCD है ये संतुलित अवस्था में, ठीक है। और क्या कह रहा है, संतुलित अवस्था में है जिसमें ये जो P है, ये जो ओम है, ये जो प्रतिरोध है इसकी वैल्यू क्या है, 500 ओम है, और इस ओम की वैल्यू कितनी है, 250, और ये जो ओम है प्रतिरोध इसकी वैल्यू क्या है, 12। अब आपसे कह रहा है इस Rx की वैल्यू निकालिए। तो बेटा हमेशा याद रखना, जब संतुलित हो, जब बीज स्टोन बीज संतुलित हो उस कंडीशन में क्या होता है, फॉर्मूला होता है P/Q इज इक्वल टू R/S, ये आपको हमेशा याद रखना है,
व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रयोग क्यों करते हैं? प्रतिरोध, अननोन प्रतिरोध को मापने के लिए, निम्न अननोन प्रतिरोध को नापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे P तो है, ठीक, Q भी है, हाँ, लेकिन R की जो ये R हो गया आपका, R होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या दे दिया? S दे दिया। ठीक, देखो हमने बताया फॉर्मूला P Q R S, मतलब इसने उल्टा कर दिया, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए उल्टा कर दिया। तो कोई बात नहीं, हम इसको कंपैरिजन करके लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा? P by Q, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? S by RX हो जाएगा, S by RX हो जाएगा। क्लियर है? ठीक, अब रखो वैल्यू। P की वैल्यू बेटा क्या दी इन्होंने? P कितना दिया है? 500। Q कितना दिया है? 250, है ना? अच्छा, S की वैल्यू कितनी दी है? 12, और RX की वैल्यू कितनी दी है? निकाल ली तुमने, निकाल ली है ना? उसको भाग कर दो, ओके, 2, तो कितना है? 2/1 इक्वल टू 12 अपॉन RX। ठीक, तो RX को ऊपर ले जाओ, इसको नीचे ले आओ, तो क्या हो जाएगा? RX इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12/2, तो कितना है? 6 ओम। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 6 ओम, सॉरी एम्पियर बना दिया, 6 ओम हो जाएगा। ये क्वेश्चन समझ में है? अगर इस तरह कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप लगा लीजिएगा, लेकिन कंडीशन आपको ये देखनी है कि संतुलित है कि नहीं है। अगर संतुलित नहीं है तो उस कंडीशन पे आप केवीएल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? केवीएल। लेकिन आपका स्टैंडर्ड थोड़ा लो है तो केवीएल का क्वेश्चन नहीं आएगा, वो तुम कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन बड़ा खतरनाक लग रहा है और ये पूछा भी गया है, आपका कंपटीशन में भी पूछा गया है और आपके सीबीटी एग्जाम में भी पूछा गया है। एक आपको सर्किट दे दिया गया है, 3 रेजिस्टेंस है, R1 R2 R3 ये पैरेलल में है, और इस ब्रांच को शॉर्ट कर दिया गया। ठीक है, इस ब्रांच को शॉर्ट कर दिया। ठीक, अब ये पूछ रहे हैं कि सर्किट का क्या प्रभाव होता है जब ए बी बिंदु को शॉर्ट कर दे। शॉर्ट कर दिया, अच्छी बात है, शॉर्ट कर दो, क्या दिक्कत है, जला दो, फूल तो हमसे कम है। लेकिन ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में दिया है सभी ब्रांच में करंट फ्लो होगी, नहीं होगी, नहीं होगी तो करंट, लेकिन बहुत ज्यादा होगी। ठीक, सर्किट रेजिस्टेंस 0 होगा, सभी ब्रांच में सप्लाई वोल्टेज उपस्थित होगा, टोटल करंट ब्रांच करंट के बराबर होगा। देखिए बेटा 2 कंडीशन होती है, एक होती है शॉर्ट सर्किट, एक होती है ओपन सर्किट, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक, देखिए जब ओपन सर्किट होता है, इसको मैं बता दूं तब खुद ही आप लोग आंसर बताओ क्या आंसर आएगा इसका। ओपन जब सर्किट होगा, ठीक, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? इनफाइनाइट हो जाएगी, हाँ, और करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। और शॉर्ट सर्किट में क्या होगा? शॉर्ट सर्किट होगा, शॉर्ट सर्किट, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? 0 हो जाएगी, और करंट की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, और वोल्टेज भी 0 हो जाएगा। ओपन सर्किट में वोल्टेज आपको मिलेगी। तो अब इसमें आंसर क्या होगा? इसमें आंसर होगा सर्किट रेजिस्टेंस 0 होगा, सर्किट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक, और एक बात और ध्यान रखना, जब शॉर्ट सर्किट होता है तो करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा? आग लग सकती है। ठीक, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? सर्किट रेजिस्टेंस 0 होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि किरचॉफ के नियम बैक गैस के लिए वैध है, केवल रेखीय परिपथ के लिए, केवल अरेखीय परिपथ के लिए, रेखीय और अरेखीय परिपथ दोनों के लिए नन। तो इसमें क्या होगा बेटा? ये जो आपका किरचॉफ का नियम है ये दोनों परिपथों के लिए वैलिड है। किरचॉफ का नियम जो है
दोनों परिपथ के लिए वैलिड हो, ठीक है, चाहे रेखीय हो चाहे रेखीय हो, मतलब चाहे रेखा में हो चाहे रेखा में न हो, दोनों के लिए, ठीक। अब देखिए इस किरचॉफ के नियम से कई क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, किरचॉफ के नियम से भी, किरचॉफ के नियम से भी कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। तो इसमें क्या पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि जो किरचॉफ का प्रथम नियम किस पे आधारित है, तो जो किरचॉफ का प्रथम नियम है, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, किस पे, आवेश संरक्षण पर आधारित, किस पे, आवेश संरक्षण पर आधारित है, आवेश संरक्षण पे आधारित है। ये भी क्वेश्चन बोल देगा, ये भी पूछ सकता है कि किस नियम में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, और बोल देगा किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम, किरचॉफ का तृतीय नियम, या बोल दे फैराडे का नियम, ठीक। तो जब आपको दोनों नियम पता होंगे तब आप कर लोगे। पहला नियम क्या है कि डीसी नेटवर्क में किसी जंक्शन पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, तो क्या बताओगे, किरचॉफ का प्रथम नियम। अब ये भी पूछ सकता है कि किरचॉफ का प्रथम नियम किस पे आधारित है, आवेश संरक्षण पे आधारित है, ठीक। और जो दूसरा नियम है, ठीक, इस नियम को क्या बोलते हैं, सिग्मा आई इक्वल टू 0, प्रथम नियम जो है, ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है वो या तो उसका स्टेटमेंट दे देगा आपको, ठीक है, कि सभी ईएमएफ का एल्जेब्रिक सम वोल्टेज ड्रॉप के एल्जेब्रिक सम के बराबर होता है, ये भी आपको स्टेटमेंट दे देगा, और पूछ लेगा किरचॉफ का प्रथम नियम है कि द्वितीय नियम है, इसमें पूछ लेगा, ठीक। तो द्वितीय नियम क्या है, फॉर्मूला, सेकंड लॉ क्या है, सेकंड लॉ है सिग्मा ई प्लस सिग्मा आई आर इक्वल टू 0, ये भी स्टेटमेंट दे देगा, पूछ लेगा कौन सा नियम है, ये पूछ लेगा कि किस पे आधारित है, तो ये ऊर्जा संरक्षण पे आधारित है, समझ लो, ठीक। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक।